हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज के 17 नवंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया आउट ऑफ RCEP। एक तो ट्रेड एंगल देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया बाहर हुआ है, जिसमें ट्रेड का एक एंगल, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कि क्यों इंडिया बाहर रहा है, तो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव देखा जाए RCEP के अदर मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आर्टिकल आप एक बार देख सकते हो। पेरू में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल इशू है, बट इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें हैं। पूरा सेगमेंट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या RCEP है और कितना डेवलपमेंट हुआ, कब शुरुआत होती है, कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, क्यों इंडिया वहाँ से विड्रॉ करता है और अभी क्या कंडीशन है और इंडिया को क्या पोजीशन अभी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। संडे, अभी प्रीवियस संडे जो गया है उसकी बात है, 15 कंट्रीज़ ने मिलकर के RCEP को फाइनली साइन कर लिया है और आप देखोगे इंडिया ने ऑप्ट किया है, इंडिया ने साइन नहीं किया है। डिस्कशंस तो आप देख सकते हो पिछले 9 सालों से लगातार चलता आ रहा है, बट इंडिया ने फिर फाइनली पिछले साल नवंबर 2019 में आउट हो गया था। मतलब खुद ने एकदम क्लियर मना कर दिया था कि बोला हम बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करेंगे, बट येस वी विल रिमेन ओपन, जिससे कि डिस्कशन लगातार चलती रहे। नेगोशिएशन टेबल पे इंडिया को वापस लाने के लिए RCEP के जो 15 रिमेनिंग मेंबर्स हैं एक्सक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, वो लोग कोशिश लगातार करते जाएंगे। इसकी ये पूरी एक आशा बनी हुई है। RCEP है क्या? देखो, आज के टाइम पे अगर देखें, आज के दिन, तो वर्ल्ड का द लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है RCEP, जिसमें 16 कंट्रीज़ के बीच में नेगोशिएशन शुरू हुए थे, जिसमें एक तरफ आसियान के 10 कंट्रीज़ थे, तो दूसरी तरफ आसियान ने जिन कंट्रीज़ के साथ में अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और इंडिया, इनके बीच में नेगोशिएशन शुरू हुए थे और ये शुरुआत हो गई थी 2012 से। बट आप देखोगे 2012 में जब ये बात शुरू हुई तो उस टाइम 2013 से लेकर के आप फाइनली देखोगे 2019 तक इंडिया लगातार एक स्कोप बना हुआ था कि इंडिया एक सिग्नेटरी के तौर पे इस RCEP का मेंबर बनेगा। बट इंडिया ने लास्ट ईयर नवंबर में वॉकआउट कर दिया, मना कर दिया, बोला कि हमारी जो डिमांड्स है उनके बारे में कुछ सोचा नहीं जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है, तो उस केस में हम अभी मेंबर नहीं बनेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि इंडिया वॉकआउट क्यों कर पाया, मतलब क्यों इंडिया ने वॉकआउट किया। उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का ट्रेड बैलेंस देखें अगर RCEP के मेंबर्स के साथ में, तो आप देखोगे इंडिया का ट्रेड बैलेंस डेफिसिट में जा रहा है। चाहे आसियान के 10 कंट्रीज हों, चाइना के साथ में आप देख सकते हो, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये 15 जो मेंबर्स हैं, इनमें आप ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ में देखोगे तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है, तो इंडिया को कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री और आप देखोगे सर्विस सेक्टर, उसके लिए ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए वल्नरेबल एक इशू बन सकता था। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि नवंबर 4, 2019 को इंडिया ने एग्जिट करना डिसाइड कर दिया कि बोला कि हम हमारी इस एग्रीमेंट में फाइनल साइन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग इश्यूज थे कुछ, और वो भी आप देखोगे इंडिया ने लगातार कंसिस्टेंटली इन इश्यूज को राइज किया और डिमांड पुट की कि कैसे भी करके आप नेगोशिएशंस में हमारे जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करो और उनको रिजॉल्व करो। बट उन इश्यूज को प्रॉपर नेगोशिएशन में कंसिडर ना करने की वजह से, और इंडिया को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की लग रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में हमारे यहाँ पर जो छोटे मजले के किसान भाई हैं उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो compete नहीं कर पाएंगे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े फार्मर्स से। ठीक है, फिर बात आ जाती है कि चाइना की प्रेजेंस का फैक्टर कितना ज़्यादा काम कर रहा है। देखो, चाइना के साथ में ईस्टर्न लद्दाख में टेंशन चल रही है लगातार, अभी तक भी एस्केलेशन है, स्टैंड ऑफ हो चुका है, आमने सामने आर्मीज अभी भी वहाँ पर है, तो चाइना की तरफ से पार्टिसिपेट करना एक डिफ़िकल्टी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए लगातार बना रहा है। और रही सही में आप देखोगे तो गलवान वैली का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए और सामने से चाइना के भी कुछ सैनिक मारे गए जिनके नंबर्स डिक्लेयर नहीं हुए, तो उसकी वजह से और ज़्यादा दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में कड़वाहट आ गई।
इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कि चाइना के खिलाफ हमारी जो एक्सपोजर है, कहने का मतलब चाइना पे जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस किया जाए, इंडिया ने ऑलरेडी बहुत से कदम उठा रखे हैं। इसी के साथ में हम देखेंगे तो आरसीईपी में भी चाइना की प्रेजेंस कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल बनाती है इंडिया को। दूसरा, अगर मेजर इश्यूज की बात करें जो कि अनरिजॉल्व है आरसीईपी के नेगोशिएशंस में, तो उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंडिया ज़्यादा एक्सपोज्ड है चाइना के खिलाफ। इसमें क्या होता है कि चाइना से अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो चाइना तो भेज देता है कहाँ पे, आसियान कंट्रीज़ में। अब आसियान कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो वहां पर ये चाइनीज प्रोडक्ट इनडायरेक्टली आसियान से होते हुए इंडिया में आ जाएंगे। तो इस वजह से इंडिया कहीं ना कहीं चिंता में है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स की फ्लड आ जाएगी इंडिया में। तो इस तरीके से इंडिया कहीं ना कहीं रूल ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे एक्सक्लूड करना चाहता है चाइना को, कि सभी कंट्रीज को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर इक्वल ट्रीटमेंट दोगे तो चाइना के बराबर क्या आप लाओस को कंसिडर करोगे, चाइना के बराबर क्या आप इंडोनेशिया को कंसिडर करोगे? कितनी बड़ी चाइनीज इकोनॉमी और कितना बड़ा लाओस का इकोनॉमी का हम सेगमेंट देखें तो कहने का मतलब ये है इनएडिक्वेसी वहां पर लगातार दिखाई देती है। दूसरी तरफ कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं लो टैरिफ अप्लाई करते हैं अपने इंपोर्ट्स पे, तो वहां पर तो फ्लड आ जाएगी, इंक्लूडिंग इंडिया, क्योंकि इंडिया में अभी भी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी कि चाइना में है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कंसर्न है इंडिया का। दूसरा, इंडिया ने लगातार एक चीज़ कही है कि भाई आप कैसे भी करके एक काउंटर मेजर्स को इंश्योर करो, क्योंकि होता क्या है जब इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है ना एक लेवल से ज़्यादा, तो उसके बाद में अचानक से ही ऑटोमेटिकली इसको ऑटो ट्रिगर बोला जाता है और टैरिफ इंक्रीज कर दिया जाता है। उससे क्या होगा कि ज़्यादा इंपोर्ट ना हो और एक करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा ना बढ़े जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसके लिए। तो इंडिया ने ये चीज़ भी कही कि भाई कैसे भी करके काउंटर मेजर्स को आप इंश्योर करो। दूसरी तरफ आरसीईपी में एक जो इन्वेस्टमेंट का जो चैप्टर है आरसीईपी के एग्रीमेंट में, वहां पर यूनाइटेड नेशंस का एक सेगमेंट है दैट इज नोन एज मोस्ट फेवर्ड नेशन, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनको आप इक्वल ट्रीटमेंट दोगे। अरे भाई चाइना को आप कैसे इक्वल समझ सकते हो छोटी छोटी इकोनॉमीज के बराबर? तो ये इंडिया का अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। रही सही में इंडिया ने एक चीज़ बोली कि बोले कि हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का ऑब्लिगेशन नहीं मानेंगे उस कंट्री के लिए जिसके साथ में हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। कहने का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली इंडिया ने चाइना को पॉइंट कर दिया, क्योंकि चाइना के अलावा और किसी से हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट इतने हैं नहीं, इस वजह से। दूसरी तरफ आप देखोगे एक स्ट्रेटेजिक अलाइज का सामना होता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। आप देखोगे जियोपॉलिटिकल रीजन्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। अब गलवान रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो स्टैंड ऑफ हुआ आर्मीज के बीच में, वो हो गया, या फिर अभी भी साउथ चाइना सी में चाइना एग्रेशन लगातार दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर जो जियो स्ट्रेटेजिक इशूज़ हैं वो लगातार कहीं ना कहीं ये क्या बोलते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, इंडिया को एक चीज़ ये भी है कि अगर दूसरे कंट्रीज़ को हम बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में भी अपनी डोमिनेंस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए तो ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरीके से एक क्लियर अश्योरेंस की कमी दिखाई देती है इंडिया को आरसीईपी में कि क्या क्या एक्सेसिबिलिटीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी चाइना जैसे कंट्रीज़ को, क्योंकि आप देखोगे इंडियन कंपनीज को चाइना में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब आप ट्रेड एग्रीमेंट करते हो, उसका मतलब क्या होता है कि बाहर से अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पर आए, इन्वेस्टमेंट आए और आपकी डोमेस्टिक कंपनीज बाहर जाकर के ट्रेड करे, तभी तो पूरा सिस्टम चलता है ना। अब ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये तो है नहीं कि केवल इंडिया इंपोर्ट करे, इस वजह से इंडिया ने डिनाई कर दिया। अब बात यह है कि इंडिया को क्या क्या कॉस्ट का सामना करना पड़ेगा, क्या क्या इसके मूल्य चुकाने पड़ेंगे इस मतलब एक तरीके से विड्रॉवल के। देखो, आरसीईपी मेंबर नेशंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करेंगे कि वो ट्रेड करेंगे अपने खुद के ब्लॉक में, मतलब आरसीईपी के अंडर में। तो दूसरी तरफ आप देखोगे तो इंडिया ने अभी तक आरसीईपी के लगभग सभी कंट्रीज़ के साथ में अपने खुद के एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं ट्रेड लेवल पे। बट बात वही आ जाती है जब उनको अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आरसीईपी की प्रोग्रेस के लिए करेंगे, तो इंडिया कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड में होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर देखें ये कंट्रीज़ अगर
टोटल पॉपुलेशन मिलाई जाए आरसीईपी के करंट 15 मेंबर्स की तो लगभग 2 बिलियन है, जो कि वर्ल्ड की 9 बिलियन पॉपुलेशन में से 2 बिलियन होना बहुत बड़ा अमाउंट, आप देख सकते हो लगभग 5% से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, दूसरी तरफ जापान ने कहीं ना कहीं एक अटेम्प्ट लिया है कि कैसे भी करके इंडिया को फिर से इस सिस्टम में या फिर इस ब्लॉक में एंटर कराया जाए। अब होगा क्या, यहाँ पर अगर ये ब्लॉक पे ही ध्यान देंगे 15 के 15 मेंबर्स, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच में एक नेटवर्क बनता हुआ दिखाई दे रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जो कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव नाम से जाना जा रहा है। तो उसके प्रमोशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आ सकता है। दूसरी तरफ इंडिया का जो स्टांस है इस डील के लिए, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक लर्निंग पे बेस्ड है, क्योंकि अनफेवरेबल ट्रेड बैलेंस कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर एक इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे देखें जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है डेटा, वो ये कि जिन पार्टनर्स के साथ में इंडिया ने, ये 15 जो पार्टनर्स है ना, 15 जो आरसीईपी के हैं, इनमें चाइना को तो चलो एक बार साइड में कर दो, बट दूसरे जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ में इंडिया के कुछ रिलेशन अच्छे हैं, ट्रेड अच्छा खासा रहता है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, तो उनके बीच में भी आप देखोगे तो प्रीवियस 5 ईयर्स में आपका ट्रेड का जो ग्रोथ है वो कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, केवल 7.1% है। दैट इज़ वेरी मॉडरेट। कहने का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में दोनों पार्टनर्स, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ दूसरे कंट्रीज आरसीईपी के जो करंट मेंबर्स हैं उनकी बात करें तो उनके बीच में आप देखोगे एक ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं देखी गई है। ठीक है, दूसरा एक मॉडरेशन देखा गया है अक्रॉस द सेक्टर्स। अगर स्टडीज़ की बात करें, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, थाईलैंड, वैसे श्रीलंका अफगानिस्तान इस ग्रुप के मेंबर नहीं है, बट फिर भी इंडिया के साथ में, इंडिया ने जिन जिन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिनमें श्रीलंका, अफगानिस्तान, थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, भूटान, नेपाल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इनके साथ में भी अगर देखें तो यूटिलाइजेशन रेट जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वो बहुत ही कम है। दूसरा, आरसीईपी के 15 मेंबर्स में से 11 मेंबर्स के साथ में तो ट्रेड डेफिसिट का सामना कर रहा है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया कहीं ना कहीं अपने लिए एक लेवरेज को देख नहीं पा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के बेसिस पे अगर फायदा नहीं होगा तो आरसीईपी में एक्सपोर्ट कहां से करेगा इंडिया। और वही बात आ जाती है कि भाई एफटीए का मतलब ये नहीं है कि केवल पार्टनर कंट्रीज को आप मार्केट प्रोवाइड कर दो। एफटीए का मतलब ये होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए भी नया मार्केट ढूंढो। ठीक है, तो ओवरऑल बात ये आ जाती है, एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारा शेयर जो है ना आरसीईपी के इंपोर्ट में तो देखो ज़्यादा हो जाएगा, बट आप देख सकते हो एक्सपोर्ट हमारे लिए इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। क्या मतलब इंडिया को मार्केट की तरह ज़्यादा देखा जाएगा, ना कि इंडिया बाकी कंट्रीज़ को मार्केट की तरह देख पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने आप को ऑप्ट आउट किया है। अब बात आ जाती है कि ऑप्शन है क्या। देखो, इंडिया एक ओरिजिनल नेगोशिएटिंग पार्टिसिपेंट है आरसीईपी में। 2012-2013 से जब से नेगोशिएशंस की बातचीत शुरू हुई थी तब से इंडिया बहुत लीडिंग रोल प्ले करता आया है, और शुरुआत में आप देखोगे लगभग 18 महीनों तक इंडिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। जैसे ही आरसीईपी का साइन हुआ तो सिग्नेटरीज जो थे उन्होंने अपना एक प्लान डिक्लेयर किया, एक नेगोशिएशंस को कमेंस कर दिया, जिसमें आप इंडिया का भी रोल बहुत अच्छे से देख सकते हो। बट जैसे जैसे टाइम बीता उसके बाद में इंडिया ने कहीं ना कहीं विड्रॉ कर लिया है। उसके पीछे हमने पूरा एक सेगमेंट जानने की कोशिश की। अगर करंट एग्रीमेंट की हम बात करें तो इंडिया के सामने एक मतलब ये जो आसियान ब्लॉक वाले जो कंट्रीज हैं या फिर साउथ कोरिया है, जापान है, इनके साथ में इंडिया अपने लेवल पे ऑलरेडी बायलैटरल रिलेशन बेसिस पे नेगोशिएशन चल रहे हैं उनके एग्रीमेंट लेवल पे। और आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ में भी कहीं ना कहीं इंडिया आगे बढ़ रहा है ट्रेड एग्रीमेंट्स में। रही सही में आप देखोगे 2 एग्रीमेंट्स को रिव्यू भी कर लिया है इंडिया ने, जिनमें आप इंडिया सिंगापुर सीईसीए को देख सकते हो, और दूसरी तरफ आप कंप्लीट हो चुका है। और इंडिया भूटान के बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ट्रांजिट, वो भी रिन्यू कर दिया 2016 में। और इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड ये भी एक्सटेंड कर दी है 2016 में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो अपने जिन जिन देशों के साथ में इंडिया के रिलेशनशिप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के फॉर्म तौर पे कन्वर्टेड हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया ने अपना रिव्यू कर रखा है। कहने का मतलब इंडिया ने अपना काम बढ़िया से हैंडल कर रखा है। अभी तक आप देख सकते हो इंडिया कोरिया जो CEPA है, जिसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, उसके लगभग 8 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। जापान इंडिया CEPA है,
उसका रिव्यू भी अब चल रहा है। इसी के अलावा इंडिया आसियान FTA की बात भी करें तो उनमें भी कहीं ना कहीं इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा अगर RCEP से इंडिया आउट हुआ है या फिर इंडिया ऑप्ट आउट करता है तो खुद के इंटरेस्ट को ही तो अपहेल्ड करने के लिए हुआ है ना, किसी के दबाव में आके तो हुआ नहीं है। तो ये जो चीज़ भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखें इंडिया के रिलेशंस USA और यूरोपियन यूनियन इनके साथ में अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट्स बहुत अच्छे से नेगोशिएशन लेवल पे चल रहे हैं, तो उसका डेफिनेटली आउटकम इंडिया को मिलेगा। कहने का मतलब आर्टिकल का ये था कि इकोनॉमिक या फिर ट्रेड पर्सपेक्टिव क्या है जिसकी वजह से इंडिया ने ऑप्ट आउट किया है RCEP से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इस RCEP से इंडिया के बाहर निकलने से, तो अब वो जान लेते हैं पूरा डिटेल में। देखो, स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट को अगर देखें तो RCEP में हम प्योरली इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट बेसिस पे नहीं देख पाएंगे कि RCEP से इंडिया बाहर क्यों हुआ है। इसमें आप देखोगे चाइना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पे निकल के आता है, क्योंकि अभी देखें कुछ मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जब इंडिया से मतलब इंडिया को एक तरीके से RCEP से निकाला था नवंबर 2019 में, तो उसके बाद में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी जो हैं, S जयशंकर जी, उन्होंने एक मैसेज डिलीवर किया था, मतलब एक स्पीच दी थी 4th रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर में नवंबर 14 को, और उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो स्टांस है ना वो बिल्कुल क्लियर आइड कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है, बहुत सोच समझ के बाहर निकला है इंडिया। एक बैड एग्रीमेंट से तो ना कोई पैक्ट पे साइन किया जाए वो ज़्यादा अच्छा है। सीधी सी बात है, ये चीज़ें हम काम में ले सकते हैं हमारी राइटिंग्स में कि एक बैड एग्रीमेंट से तो एग्रीमेंट ना करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर असेसिंग या ऑफ़र की बात की जाए तो वहाँ पर इंडिया के नेगोशिएशंस को ज़्यादा कोई देखो तवज्जो मिल नहीं रही है, या फिर इंडिया ने जो भी अपने बात रखे, जो भी अपने इश्यूज़ रेज किए, उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा है RCEP में। ठीक है, चाइनीज़ एग्रेशन का अगर इफेक्ट देखें तो आप देख सकते हो इंडिया और चाइना दोनों के बीच में गलवान वैली में अभी जो एक स्टैंड ऑफ देखा गया था, उसका असर भी अब देखें तो ज़्यादा कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अब RCEP पे देखा जा सकता है। दूसरी, S जयशंकर जी ने अपनी स्पीच में एक चीज़ बोल दी थी कि इंडिया ने अपने दरवाजे अभी बंद नहीं किए हैं, बस इंडिया जो है इवेल्युएट करेगा कि हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट कहाँ पर ज़्यादा निकल रहा है। ये चीज़ हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, उन्होंने रायसेना डायलॉग के टाइम पे बोला था। रायसेना डायलॉग हर साल सिंगापुर में कंडक्ट होता है, जिसमें इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बातचीत होती है, इंटरनेशनल लीडर्स इकट्ठे होते हैं, बातचीत की जाती है पूरे जो वर्ल्ड सिनेरियो चल रहा है उसके ऊपर। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में आप देखोगे तो चाइना की एग्रेशन और कोविड-19 पैंडेमिक, इसकी वजह से और ज़्यादा सिचुएशन में कहीं ना कहीं ग्रेविटी देखी जा सकती है। साउथ चाइना सी हो, चाहे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट हो, उसको लेकर के तो आप देख सकते हो LACP जो टेंशन है 15 जून को जो देखा गया था, उसके बाद में एक गैप है वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया है। RCEP का पहले ही विड्रॉल कर लिया था इंडिया ने, और रही सही में स्टैंड ऑफ की वजह से और ज़्यादा इनसिक्योरिटी। वही बात कि हम चाइना पे ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए और याद भी होगा कि जिस तरीके से जब लॉकडाउन लगाए गए थे कोविड-19 के अगेंस्ट में, जब PPE किट्स की बात की गई थी या जो भी और इंस्ट्रूमेंट थे, वेंटिलेटर्स थे, उनका प्रोडक्शन इंडिया में इतना ज़्यादा था नहीं, पर जब पता पड़ा कि हम किस पे रिलाई कर रहे हैं तो पता पड़ा चाइना से इंपोर्ट हो रहा है, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं भाप लिया गया ज़्यादा। तो अब RCEP से बाहर निकलने में इंडिया के पास में और ज़्यादा स्कोप है। कहने का मतलब अपने आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इंडिया अभी करेंटली। इंडिया का जो हार्डनिंग स्टैंड है उसके बारे में हम देखें तो हमारे जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने रिपीटेडली जितने भी स्पीचेज हुए हैं उनमें लगातार एक ही चीज़ कही है कि पिछले 20 सालों से अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी ने ग्लोबली बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, और ये सबका मानना भी है कि हमारे यहाँ पर LPG पॉलिसी के बाद में अच्छा सा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। बट कुछ लोग अगर बोलें कि ये ऐसा नहीं हुआ था तो इसका मतलब हमने अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया। पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि भाई अगर आप डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ के बेसिस पे अगर इंटरनेशनल नेगोशिएशंस करते हो तो ज़्यादा आपकी बात सुनी जाती है। आज चाइना क्यों पावरफुल है? क्योंकि वो डोमेस्टिकली बहुत स्ट्रांग है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई आप अगर डोमेस्टिक कैपेसिटीज़ आपके यहाँ पर स्ट्रांग है तो आप अपनी बात को मनवा सकते हो। कहने का मतलब जिसकी घर में इज्जत है उसकी बाहर इज्जत है, दैट्स इट। इसके अलावा
क्या कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्या बेनिफिट देना पड़ेगा। देखो, नेगोशिएशंस जापान ने अपनी तरफ से फिर से रिवाइव करने की कोशिश किया, एक अटेम्प्ट लिया है कि कैसे भी करके इंडिया को लाया जाए, क्योंकि वही बात वहाँ पर भी RCEP में अब चाइना अगर अपनी दादागिरी चलाता है तो इन कंट्रीज़ को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उस केस में इंडिया कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंस का काम कर सकता है। इसलिए जो आसियान कंट्रीज़ हैं या फिर जापान, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अभी भी ये चाहते हैं कि इंडिया का पार्टिसिपेशन RCEP में डेफिनेटली होना चाहिए। दूसरा, क्वेड ग्रुप की बात करें जिसमें इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं रेजिलिएंट सप्लाई चेन के लिए काम करना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके चाइना के ऊपर ग्लोबल सप्लाई चेन में ज़्यादा डिपेंडेंस ना हो। ठीक है, तो उन कंट्रीज़ में भी देखें। दूसरा, क्वेड प्लस कंट्रीज़ में देखें जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, साउथ कोरिया, वियतनाम, ये भी चाइना से कहीं ना कहीं परेशान है या फिर कंसर्न है कि चाइना ज़्यादा अपने आप में डोमिनेंस क्रिएट ना कर ले। तो चाइना को टैकल करने के लिए एक तरफ USA है तो दूसरी तरफ इंडिया है। तो आप देख सकते हो USA अभी अपने आप को अपनी खुद की डोमेस्टिक इश्यूज में उलझा पड़ा है। जैसे हमने सुबह एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो बाइडेन के सामने नेशनल इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अभी, जिसमें चाहे वो जैसे कहते हैं ना कि हाँ वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डोमेस्टिक इश्यूज, वायलेंस चल रहे हैं, ठीक है, रेसेस के बीच में, या फिर आप देख सकते हो इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सेपरेशन ज़्यादा आने लग गया है, सोसाइटी डिवाइडेड है वहाँ पर, क्लाइमेट चेंज के इशू को वहाँ पर इग्नोर कर दिया था अभी करंट जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो इलेक्ट प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो अब टैकल करेंगे। तो USA का इतना रोल बच नहीं जाता, तो फिर बचा क्या, केवल इंडिया। तो इंडिया को इसलिए कहीं ना कहीं रेलेवेंट बनाए रखना चाह रहे हैं ये सभी कंट्रीज। समझ गए? बात वही आ जाती है कि चाइना को कहीं ना कहीं रोकना चाह रहे हैं, रेजिलियंट सप्लाई चेन बनाना चाह रहे हैं इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो। ठीक है, इसके अलावा चाइना भी है ना, कोविड-19 के बाद में जब से डिस्ट्रप्शन आया, अपनी खुद की मार्केट को या अपनी पावर को कहीं ना कहीं ज़्यादा इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रेशर कहीं ना कहीं USA पर भी लगातार बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमने ये चीज़ें पहले ऑलरेडी देख ही ली है कि CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जापान, साउथ कोरिया के साथ ऑलरेडी है, आसियान के साथ में FTA भी इंडिया ने साइन कर रखे हैं, और USA के साथ में हम सिक्योरिटी एस्पेक्ट में वैसे ही बहुत आगे निकल गए हैं। तो इस केस को देखें तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया की यहाँ पर आएगा नहीं। फिर बात आती है कि आगे क्या। देखो, रेमिफिकेशन इंडिया के डिसीजन के कि इंडिया ने जो ऑप्ट आउट किया है RCEP से, वो टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की समिट बुलाई थी चाइना ने 2017 में, तो इंडिया ने डिनाई कर दिया था कि बोला एक तो ट्रांसपेरेंट नहीं है आपका सिस्टम, दूसरा हमारे जो इंडिया की खुद की टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान, वहाँ से आप अगर अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक ब्रांच, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हो आप, उसको हमारे से बिना पूछे अगर वहाँ से पास कर सकते हो, तो हम कैसे आपकी बात को माने, क्योंकि आपने हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इंडिया ने ऑप्ट आउट किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो उस टाइम पे बहुत सारे कंट्रीज़ ने ये कहना शुरू कर दिया था, एक्सपर्ट्स ने, कि इंडिया इस तरीके से तो खुद को आइसोलेट कर लेगा। बट 2-3 साल बाद में, अभी 2020 ही चल रहा है, पता पड़ा कि नहीं, इंडिया ने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था, क्योंकि इंडिया ने उसी टाइम पे भाप लिया था कि गलती अब नहीं करनी है, कैसे भी करके चाइना के, कहते हैं ना, चाइना के पत्ते खुले उससे पहले हमारे पत्ते खोल के रेडी, मतलब चाइना के पत्ते खुलवा दो और खुद के पत्ते बाद में खोलो और सोच समझ के आगे बढ़ो। तो वही चीज़ अब है कि RCEP से बाहर निकलना इंडिया का, इसको भी अब टाइम टेस्ट करेगा कि वाकई में क्या ये कदम था, सही था कि गलत था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडिया ने अपने आप को वहाँ पर अपनी एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंटली एक होल्ड कर रखी है कि जब तक इंडिया इन नेगोशिएशंस को फाइनली साइन नहीं करता, तब तक इंडिया एक ऑब्जर्वर स्टेट की तरह वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। कहने का मतलब इंडिया एक मेंबर तो नहीं है, कहने का मतलब मेन्यू में तो नाम नहीं आएगा, बट वहाँ पर ये जरूर रजिस्टर कराता रहेगा इंडिया कि मैं आपका मेंबर नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ, उसकी वजह हमने ऑलरेडी जान ली पूरी, ट्रेड वाली भी और स्ट्रेटेजिक वाली भी। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।